वो आदमी आराम से बैंक ऑफ अमेरिका से इनको जॉब की ऑफर थी, वो वहाँ जाके आराम से अपनी ज़िंदगी काट रहा होता। बेल देते समय जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसमें साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि शर्जील इमाम ने कभी किसी को हथियार उठाने के लिए नहीं कहा, शर्जील इमाम ने कभी किसी को वायलेंस करने के लिए नहीं कहा। नहीं, अब सबक मिल जाएगा जिस तरह की स्पीचेस उन्होंने दी हैं। न्यायाधीश की बात करते हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पीठ में जो जब से शर्जील जेल गए हैं तो उन्होंने शादियात में जाना या इवेंट्स में फंक्शंस में जाना छोड़ दिया है, ईद मनाना छोड़ दिया है, बकरीद मनाना छोड़। लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है अगर उसको हम दैट इज अ डिफरेंट, तो हम CNRC प्रोटेस्ट की अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी वो, हम एक स्टूडेंट है जो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, हम एक स्कॉलर के तौर पे अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, हम एक हिंदुस्तानी के तौर पे अपनी लड़ाई लड़ रहे थे कि नहीं भाई आप हमारे लोगों को इस देश से नहीं निकाल सकते। शर्जील इमाम देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात कर रहे हैं, क्या चाहते थे वो शर्जील इमाम जो है बिहार पॉलिटिक्स में कदम रखने के बारे में सोच रहे हैं, अगर उनका मैसेज आवाम के नाम होता तो वो क्या होता। आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रम खान। शर्जील इमाम वो नाम जो हम सब जानते हैं, जिसके बारे में हम खूब बातें करते हैं, वो नाम अक्सर सुर्खियों का सबब बना रहता है। आप भी जानते होंगे उनसे वाबस्ता जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं। पिछले 6 सालों से शर्जील इमाम जेल में हैं। कसूर क्या है अब तक साबित नहीं हो सका। काफी उम्मीदें वाबस्ता थी सुप्रीम कोर्ट से, उनके घर वालों को, उनके परिजनों को, उनके अपनों को, कि शायद बाहर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शर्जील इमाम अभी जेल में रहने वाले हैं। चार्जेस फ्रेम नहीं किए गए हैं, जो तर्क पेश किए जाते हैं, जो दलीलें पेश की जाती हैं कोर्ट के अंदर, उसका सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ। लेकिन फिर भी शर्जील इमाम 6 साल से जेल में है। शर्जील इमाम नाम हम जानते हैं, उनके ऊपर मामलात क्या दर्ज हैं वो हम जानते हैं, लेकिन आखिर शर्जील इमाम हैं कौन, कैसे इंसान हैं, रोजमर्रा की जो जिंदगी उनकी इस वक्त जेल में कट रही है आखिर वो कैसे काटते होंगे, कानूनी पेचीदगियां, उसके बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं कि मामलात उनके ऊपर क्या दर्ज हैं, UAPA क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या होता है, उससे डील कैसे किया जाता है। हम कई वकीलों से बातचीत कर चुके हैं, वो भी आप तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन शर्जील इमाम कौन है, मैं फिर पूछूंगी। वो जानने के लिए हमने इस वक्त अपने स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान को दावत दी है, शर्जील इमाम के छोटे भाई मुजम्मिल इमाम, क्योंकि एक घर वाला, एक अपना ही बता सकता है कि 6 साल का ये सफर शर्जील इमाम के लिए कैसा रहा और उनके घर वालों पर क्या बीती है। सबसे पहले खैर मकदम करेंगे मुजम्मिल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बेहद मुश्किल ये फेज है आपकी लाइफ का, आपके परिवार वालों के लिए, उसके बावजूद आप यहाँ तशरीफ लाए, उसके लिए बेहद शुक्रिया। सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी, काफी उम्मीदें वाबस्ता थी सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों की कि अभी तक जिरह शुरू नहीं हुई, चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, बावजूद इसके 6 साल हो गए हैं, आप तारीखें लेकर मिलने जाते होंगे अपने भाई से जेल के अंदर। जब फैसला सबसे बड़ी अदालत से आया कि अभी भी बेल नहीं मिलेगी, अभी भी वो बाहर नहीं आ सकेंगे, क्या लम्हा था, क्या फील किया आपने? अब जाहिर सी बात है कि उम्मीद तो इंसान को रहती है, जब हिंदुस्तान के हम नागरिक हैं और इस जुडिशल सिस्टम और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हम जिंदा हैं और इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद भी उसी निज़ाम से होती है जिस निज़ाम के अंदर हम हैं। तो हमें उम्मीद थी कि जस्टिस हमें मिलेगा और कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसला है वो बेहतर फ़ैसला हमारे हक़ में होगा। लेकिन चलिए, शायद सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसी चीज़ें लगी हों जिस वजह से उन्होंने हमारे को 1 साल का लगभग वक्फा और दिया है, पुलिस वालों को जो भी उनकी जांच है वो पूरी करने के लिए, और जो गवाह हैं उनके गवाही कह सकते हैं एग्ज़ामिन और रिकॉर्ड कराने के लिए। लेकिन चलिए, जिन 5 लोगों को बेल मिली है हम उनके लिए खुश भी हैं, और रही सही बात कि पिछले 6 सालों से लड़ रहे थे, 1 साल और सही वो कह सकते हैं। बात हुई क्या आपकी इस फैसले के बाद शर्जील इमाम से? उन्होंने कुछ कहा हो, कोई मैसेज दिया हो, कोई रिएक्शन दिया हो कि 5 लोगों को जो बेल मिली है वो कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? क्या ये हौसला बढ़ाने वाली चीज़ है या फिर कहीं ना कहीं मायूस नज़र आ रहे हैं इसमें? देखिए, सही मायनों में कहा जाए तो जहाँ तक बेल का मामला है तो शर्जील इमाम साहब और हमारे जो वकील हैं वो हमेशा इस बेल को लेकर के काफ़ी ही कह सकते हैं इत्मीनान थे 50-50 को लेकर के। ये एक बिल्कुल ही वो हमेशा वेल प्रिपेयर थे कि हमें नेगेटिव फ़ैसला भी आ सकता है। और रही बात शर्जील भाई की, तो हमेशा इस बात पे इत्मीनान थे कि मेरा जो इनकार्सिनेशन है, वो जेल का लम्हा है, वो कितना लंबा जाएगा इसका कोई हिसाब नहीं है। तो चीज़ें जो भी प्लान कर रहे हो, मतलब अपनी ज़िंदगी में या फिर लीगली, वो उसी हिसाब से प्लान करो कि हम सारी चीज़ों को सही तरीके से वर्कआउट कर सके। कल बेल के ऑर्डर आने के बाद उनकी कॉल आई थी, तो मैंने बोला कि बेल रिजेक्ट, बोला मालूम है।
क्योंकि वहाँ तो अंदर खबर मिल ही जाती है, ज़ाहिर बात है। तो उन्होंने बोला कि चलो इस बात की खुशी है कि जिन लोगों की बेल हो गई उनको मुबारक है, शायद मेरे किस्मत में कुछ और, तकदीर में कुछ और वक्त यहाँ लिखा है अभी। तो यही उन्होंने बात बस हमें बताई। मुज़म्मिल, जब हम शर्जील इमाम के बारे में पढ़ते हैं या लोगों से रिएक्शंस लेते हैं, जब हम सोशल मीडिया देखते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दो छवि उनकी बनी हुई है। उन्हें बहुत आसानी से देशद्रोही कह दिया जाता है, बहुत आसानी से उनके ऊपर इस तरह की स्पीचेस उन्होंने दी हैं कि वो देश मुखालिफ हैं, मुल्क मुखालिफ हैं। इस तरह बहुत आम तरीके से लोग इस बारे में कह देते हैं। हालांकि हम जब लीगली पढ़ते हैं उन मामलात को, तो कहा जाता है कि जो स्पीचेस उनकी थी, स्पेशली जो असम को लेकर, नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो उनकी स्पीच थी, उसमें बेल हो चुकी है। अभी जो मामला है प्रोटेस्ट खड़ा करने का, जो मामला है यूएपीए भी उसी के तहत उनके ऊपर आयद किया जा रहा है। तो लोगों को कैसे आप टैकल करते हैं फिर? लीगली भी हम आपसे ये समझना चाहेंगे और पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि वो आपके भाई हैं, वो इस वक्त अंदर हैं, लोग उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो जो भी वो कम्युनिकेशन पूरे सोसाइटी का है, उससे आप जूझते हैं, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे फेस करते हैं। देखिए, सोसाइटी कम्युनिकेशन एक परसेप्शन है। ज़ाहिर बात है कि मैं ख़ुद एक जर्नलिज़्म का छात्र रहा हूँ, तो मैं इन चीज़ों को बहुत बेहतर समझता हूँ कि मीडिया जो फीड करती है वो लोगों के जहन में घर कर जाता है और काफ़ी लंबे वक्फे तक एक इम्पैक्ट रहता है। बट मेरा अभी भी मानना है कि एसी कमरे और स्टूडियोज़ से बैठ के जो चीज़ें अभी तक पेनिट्रेट करने की कोशिश की जाती है लोगों में, वो ज़ाहिरी तौर पर हकीकत नहीं होता। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइश और परवरिश बिहार की है, दिल्ली की है। आज भी मैं अगर सड़कों पे रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ क्रॉस कम्युनिटी, तो मुझे लगता है कि आज भी 50-60% लोग ऐसे हैं जो मुझे मिलते हैं और बोलते हैं कि बताओ क्या जुल्म का दौर आ गया है कि एक अच्छे खासे आईआईटी के लड़के को जो यूरोप से अपनी सारी चीज़ों को छोड़ के आया, हिंदुस्तान में जेएनयू में पढ़ना चाहता था, उसको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। बट एक मीडिया परसेप्शन जो दिखाती है वो, खासकर आपने बिल्कुल सही बोला, दो चीज़ें, एक तो शर्जील इमाम को एंटी नेशनल बताती है और दूसरा एंटी हिंदू बताती है। तो जो लोग ये हैं वो सीरियसली शर्जील इमाम को नहीं जानते। जिस इंसान को अगर इस मुल्क से इतनी नफ़रत होती तो वो अपनी करोड़ों की सैलरी छोड़ करके यूरोप से वापस हिंदुस्तान आकर जेएनयू में चटाई पे सो करके अपनी तालीम पूरी नहीं कर रहा होता। जिस इंसान को अगर पैसे की हवस होती तो इसके सारे दोस्त जितने आईआईटी के साथ वाले हैं, जितने भाई के साथ के, उसमें मुझे लगता है 100-200 तो IAS IPS है जिनके मैं नाम हाथ पे गिना सकता हूँ, जो हिंदुस्तान के विभिन्न मुख्तलिफ क्षेत्रों में पोस्टेड है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो असम हो। कोई ऐसा जेल नहीं है जहाँ मेरा भाई साहब खुद गए हो और वहाँ आसपास उनके दोस्त IAS IPS में पोस्टेड ना हो, चाहे वो DM हो, चाहे वो SP हो, चाहे वो DCP हो। तो ये एक परसेप्शन दिखाया जाता है कि एक शर्जील इमाम एक मतलब टेररिस्ट या क्रिमिनल के तौर पे। बट एक इंसान जिसके पास सारे ज़राए थे, वो UPSC कर सकता था, वो आदमी आराम से बैंक ऑफ अमेरिका से इनको जॉब की ऑफ़र थी, वो वहाँ जाके आराम से अपनी ज़िंदगी काट रहा होता, तो वो फिर हिंदुस्तान में जहाँ इतनी सारी परेशानियाँ और तकलीफ़ें हैं वहाँ फिर क्यों आ रहा होता? तो देश प्रेम की जहाँ तक बात है और मुल्क से मोहब्बत की और अपने अवाम से मोहब्बत की जहाँ तक बात है, ये तो सबूत है। इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता कि एक इंसान पैसे, सारी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है और वो इंसान पैसे को लात मार करके हिंदुस्तान में अपने अवाम के बीच काम करने आया। पहली बात। रही बात हिंदू और मुसलमान की बात, मैं आपको एक बहुत सलीके से बात बताना चाहता हूँ। शर्जील भाई को 6 साल हो गए जेल गए हुए। उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में चक्कर काटे हैं, मतलब कह सकते हैं ना वो एक तीर्थ जहाँ जैसे जाते हैं 4 तीर्थ, तो वैसे 4-5 तीर्थ वो घूम के आए अब तक। तो उस तरह से आप मान लीजिए उन सारे जगहों पे घूमने के बाद जहाँ तक मैं जोड़ पाता हूँ कि ऐसे 25-30 लोग हैं जिनके भाई ने अपने ख़र्चे पे अपने वकीलों से उनकी बेल और जो भी लीगल हेल्प है वो की है। और लोग जाहिर सी बात है पहला ये स्टेटमेंट सुनेंगे तो सोचेंगे इनको एक मुसलमान होगा, मुसलमान की मदद कर रहा है। उस 25-30 में 20 खैर मुसलमान हैं जिनको भाई ने बेल दिलाई है। कई तो उसमें पुलिस वाले भी हैं जिनको भाई ने मदद की है, जिनके पास अच्छे वकील और ज़राए नहीं हो पा रहे थे। कई कूड़ा चुनने वाले हैं गैर मुसलमान। एक लड़का नाई था, वो था। एक लड़का अरुणाचल उत्तराखंड का रहने वाला है, उसे किसी मामले में फंस गया था, उसकी मदद कराई, उसके पास पैसे नहीं थे वहाँ लड़ने के लिए। तो हमें किसी को दिखाने के लिए आवाम की या अपने अक्रॉस कम्युनिटी लोगों की, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमारा फ़र्ज़ एक ही है हिंदुस्तान में। वो फ़र्ज़ ये है कि कोई भी ऐसा इंसान जिस पे जुल्म हो रहा है, जिसके साथ ज़्यादती हो रही, हम उसके साथ खड़े होंगे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो। और आखिरी बात मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि शर्जील इमाम के जो भी केसेस के एक्सपेंसेस आज तक लगे हैं, उसमें अगर आधा हमने बेयर किया है तो आधा ज़्यादा उनके दोस्तों ने बेयर किया है जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ क्षेत्रों में पोस्टेड हैं, और वो सारे गैर मुसलमान हैं। ये आपको मैं एकदम ख़ास के ताक़ीद करके बताता हूँ, वो सारे के सारे गैर मुसलमान हैं। तो ये अगर एक कम्युनिटी में, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर वो एक लोगों में थॉट प्रोसेस है कि शर्जील इमाम किसी एक पर्सनल आइडेंटिटी या पर्सनल रिलीजन बेस्ड एक कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़े, नहीं, हम आवाम की सोच और जो भी जुल्म हो रहा है ऑप्रेस्ड कम्युनिटी की वॉइस है, दैट्स ऑल। आपने जिक्र किया
क्योंकि हम जानना भी चाहते हैं शर्जील इमाम असल में कैसे इंसान है। शर्जील इमाम इस वक्त जेल में है, क्या किया करते हैं जब आप मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं उनसे? क्योंकि ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं अब सबक मिल जाएगा। जिस तरह की स्पीचेस उन्होंने दी हैं असम को लेकर खुसूसी तौर पर खूब उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशियों का दौर जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि आप लीगल वो लड़ाई लड़ रहे हैं और आपने अभी यहाँ जिक्र भी किया उस बात का कि किस तरीके से कोर्ट में वो जो दलीलें हैं आपके वकीलों की तरफ से पेश की गई हैं, तो शर्जील इमाम का हौसला भी हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त कितना बंधा हुआ सा नजर आता है। क्या वो मायूस हो जाते हैं हर हियरिंग के बाद, या मतलब क्या रिएक्शन होता है उनका जब आप उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्पीच का जिक्र किया। लोग इस क्वेश्चन से भागते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि इसी क्वेश्चन पे मुझसे लोग बात करें ताकि मैं हकीकत बयान नहीं कर पाऊँ लोगों के सामने। रही बात चिकन नेक की बात करते हैं चिकन नेक की, तो शर्जील भाई ने स्पीच अलीगढ़ में दिया था और अलीगढ़ आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और शर्जील भाई पे इस पर्टिकुलर स्पीच के लिए मुख्तलिफ स्टेट में 5 केसेस हुए। दिल्ली, आपको उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम। मणिपुर में आज तक चार्जशीट नहीं हुई, ना ही अरेस्टिंग हुई है। बाकी 4 जगहों से हम बेल पे बाहर हैं। और अगर आप चाहे तो पता कर सकती हैं, बाकी जहाँ तक बात है असम की या अरुणाचल की, तो इनमें चार्जशीट ही दायर नहीं की गई। तो अगर इतना ज़्यादा हीनियस क्राइम था हमारा, तो आप शर्जील के खिलाफ चार्जशीट कीजिए, स्पीडी ट्रायल कीजिए, सज़ा दीजिए। मेरा डिमांड है सरकार से, मैं आपके मन से बोलता हूँ, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर ये स्पीच अलीगढ़ की धरती पे दिया गया है और अलीगढ़ जिस न्यायालय के अंदर आता है उस न्यायालय का ये जज का ये ऑब्जर्वेशन है, आप उसको नहीं मानते, चलिए ठीक है। रही बात जो आप चिकन नेक की बात करते हैं, कल के अगर आप सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट देखेंगे उसमें जज साहब ने लिखा है कि शर्जील इमाम वॉज टॉकिंग अबाउट चोकिंग द एसेंशियल सर्विसेज। तो जज साहब ने कहीं मेंशन नहीं किया कि शर्जील इमाम ने देश काटने की बात की है। उन्होंने बोला चोकिंग द एसेंशियल सर्विसेज। दैट मीन्स कि हम रोड ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं, हम सर्विसेज पे बाधा डालने की बात कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये आपको कोई बताएगा नहीं, ना ही इस पर कोई बात करना चाहता है। जॉर्ज फर्नांडिस पे सेडिशन का केस लगा था। बिहार से हमारे सांसद रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, इसी एनडीए का हिस्सा थे। उन्होंने रेल की पटरियों को उड़ाने की बात की थी, ठीक है, बोला था उन्होंने। उसके बाद उनके घर से डेटोनेटर और डायनेमाइट, इन सारी तरह की सारी जो बनाने की जो भी चीज़ें होती है, सारे पदार्थ उनके घर से हासिल की गई थी जांच के दौरान। कुछ वक्त जेल में रहे, उसके बाद उनकी बेल हो गई। उसके बाद सरकार बदली, केस वापस ले लिया गया। उनके यहाँ से बरामदी की गई थी चीज़ें, हमने स्पीच दिया। आप क्या चिकन नेक में कोई भी वायलेंस हुआ? क्या असम के लोगों ने असम को काटने की कोशिश की? क्या उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में शर्जील की स्पीच के बाद किसी ने कुछ ऐसा कार्यक्रम किया? कोई अकरेंस हुआ? नहीं। तो हमें किस लिए सज़ा दिया जा रहा है? मैंने बोला मैं आपको आई विल किल यू, मैं बोल के चला गया और आज आप हमारे सामने बैठी हैं। तो जो गुनाह मैंने किया नहीं उसकी सज़ा मुझे दी जा रही है। और वो भी कोर्ट ने बोल दिया कि शर्जील इमाम ने कभी वायलेंस की बात नहीं की है। उनके स्पीचेस को मिसकोट किया गया है। वो 1 घंटा 3 मिनट की स्पीच है। उसमें अगर आप सुनिएगा तो उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट के बारे में ही बताया कि कांग्रेस एरा में ये गलतियां हुई हैं, भाजपा एरा में ये गलतियां हुई हैं। एज अ मुस्लिम एक्टिविस्ट या एज अ मुस्लिम स्टूडेंट जो कि तालीम हासिल कर रहा है और अपने लोगों की आवाज़ उठाना चाहता है, ये हमारा फ़र्ज़ है, एज ए स्कॉलर हमारा फ़र्ज़ है कि हम अक्रॉस कम्युनिटी जो लोगों पे जुल्म हो रहा है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि असम में जाके देखिए, असम का बहुत बड़ा हाल है, वहाँ पे मुसलमान और हिंदू दोनों को मारा जा रहा है, मुसलमान और हिंदू। लेकिन इसको मीडिया ने कभी हाईलाइट नहीं किया कि ये पर्सन वाज टॉकिंग अबाउट मुस्लिम एंड हिंदू बोथ, कि एक मुसलमान और हिंदू को एनआरसी के नाम पे मारा जा रहा है। तो इसका क्या मकसद है? क्या वो कम्युनल एंगल था? ही वॉज टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्टिंग हिज ओन पीपल। लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल जो टिप्पणी की है, अगर उसको हम गौर से पढ़ें या देखा जाए तो उमर खालिद और शर्जील इमाम 2 नाम ऐसे हैं जिन्हें निकाल कर अलग कर दिया और कहा गया कि ग्राउंड्स जो हैं, चार्जेस जो हैं, वो सबके अलग हमें समझने होंगे और उन्हीं ग्राउंड्स के मुताबिक जो है आगे के जो फैसले हैं या आगे की जो पूरी कार्रवाई चलने वाली है उसी के मुताबिक चलेगी। तो शर्जील इमाम को क्या दूसरे पलड़े में रखा जाए, जो दूसरे, क्योंकि आपने कहा प्रोटेस्ट खड़ा करने के लिए यहाँ पर जो चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए हैं फिलहाल उसमें बेल मिलनी बाकी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये मामले कुछ मुख्तलिफ नजर आते हैं और शर्जील इमाम के ऊपर जो चार्जेस हैं वो कुछ और बयां कर रहे हैं, या अगर उस पर तर्क पेश किया जाता है पुलिस की ओर से तो मुश्किलात बढ़ सकती हैं? इसके 2 पहलू है। उसमें प्राइमा फेसी एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है? एक नज़र में देखने पे। इट डजंट मीन जज साहब के ऑर्डर को अगर सबसे निचले हिस्से में जाइएगा, जो लास्ट पॉइंट उन्होंने लिखा कि
ये ऑर्डर ट्रायल को कहीं भी किसी भी तरीके से ट्रायल में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस ऑर्डर के ऑब्जर्वेशन कहीं इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि जज साहब ने बस कुछ पन्नों को देखा, कुछ दलीलों को सुना और बोल दिया कि अभी बाहर जा सकते कि नहीं जा सकते, दैट्स ऑल। शर्जील इमाम या उमर खालिद को कहीं से भी मुल्जिम जज साहब ने नहीं बताया। नहीं उन्होंने बोला कि इन्होंने दंगा कराया, नहीं उन्होंने बोला कि इन्होंने कोई ऐसा काम किया जिससे देश टूट रहा है। इन्होंने प्राइमा फेसी सरकार की दलीलों को देख के ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। क्यों? क्योंकि यूएपीए को समझना बहुत ज़रूरी है। जनरली जो केसेस होते हैं उनमें और यूएपीए में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये जनरल जो केसेस हुए, मान ली मैंने पे मर्डर चार्जेस लगा दिया, तो इसमें पुलिस को प्रूव करना हो कि इसने मर्डर किया है। बट यूएपीए में उल्टा है। यूएपीए में सारी जिम्मेवारी आती है कि आपको खुद को बेकसूर प्रूव करना है। ये स्ट्रिंजेंट लॉ ऐसा ही बनाया गया है। इट्स नॉट ओनली अबाउट शर्जील इमाम। ये किसी पे भी अगर ये कानून लगाया जाता है कि लोग अगर आप पे लगा देंगे तो आपको प्रूफ बेगुनाही खुद की करनी होगी। बट अदर केसेस में सरकार को प्रूफ करना होता है, पुलिस प्रशासन को, कि ये अगला बंदा गुनाहगार है। तो सरकार ने एक 43D5 जो एक क्लॉज है जिसके अंतर्गत बेल को प्रावधान इसमें नहीं रखा है। उस प्रावधान के वजह से जजेस काफ़ी बंधे होते हैं और उनकी जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है दिस पर्टिकुलर केस में बेल देने की। तो जज साहब ने उसी को साइड करते हुए कहा है कि जो लॉ बताता है कि प्राइमा फेसी अगर थोड़ी भी इसमें चांसेस ऐसी लगती है कि सरकार जो बोल रही है उसका 1% भी सही होता है तो आप बेल नहीं दे सकते। जज साहब ने उसको साइड किया है। जज साहब ने एक भी जगह दिखा दीजिए अपने ऑर्डर में ये मेंशन किया हो कि शर्जील इमाम ने देश तोड़ने की बात की है या शर्जील इमाम ने दंगा कराया है। नहीं, उन्होंने बोला कि ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि ये कहीं से इसमें लिप्त आप हों। शायद उस सवाल को मैं दोहराना चाहूंगी जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जब आप मामला लड़ रहे हैं लीगली, तो आपको लगता है कि आपकी तैयारी अब आने वाले वक्त में दूसरे जो मुल्जिमीन बनाए गए थे साथ इस मामले में उनसे मुख्तलिफ होगी, कुछ डिफरेंट होगी? हमारी तैयारी मुख्तलिफ क्या होगी, हमारी लड़ाई ही मुख्तलिफ है। ये जो भी दिल्ली में, मैं किसी को कमतर या बेहतर नहीं बताने की कोशिश कर रहा, दिल्ली में जो भी केसेस लड़े जा रहे हैं, 2-3 केसेस इन पे हैं दिल्ली शहर में। हमारे पे टोटल 9 केसेस हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में, मैंने आपको बताया ना, जैसे भाई ने तीरथ धाम की यात्रा की हो, वैसा वाला हिसाब है। हिंदुस्तान के हर कोने से शर्जील इमाम कुछ महीने जेल में रह के आ रहे हैं। हर जगह हमें वकील करना है, हर जगह हमें पेशी देनी है, हर जगह हमें दलीलें करनी है। तो हमारी लड़ाई डे 1 से मुख्तलिफ है, एक चीज़। दूसरी चीज़, खासकर अभी आपने रिसेंटली एक बहस चल रही थी अभी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें टीआई के बजाब्ते रिफ्रेज करते हुए जज साहब के एक ऑब्जर्वेशन को टीआई ने कोट किया था, जिसमें लिखा कि शर्जील इमाम सीम्स टू बी ए पंचिंग बैग। क्यों? क्योंकि हमारे जो को अक्यूज हैं वो भी हम ही को ब्लेम कर रहे हैं, जो सरकार है वो भी हम ही को ब्लेम कर रही है। तो हमारी लड़ाई पहले दिन से मुख्तलिफ है और ये लोगों ने खुद, हमारे साथ वाले लोगों ने बनाया है। हम ना किसी की शिकायत करना चाहते हैं, ना किसी पे इल्ज़ाम देना चाहते हैं। हम खुश हैं, हम अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। अक्रॉस कम्युनिटी लोगों का हम पे सपोर्ट है। हमारे, अब लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, भाई हमारे वकील से लेकर पूरी टीम ही हमारी हिंदू है। हमारे जितने लोग हमारे समर्थन में खड़े हैं उसमें 70% लोग हिंदू मिल जाएंगे आपको, अगर 30% जो हमारी लीगल टीम है। तो भाई क्या हिंदू मुस्लिम, हमारी तो लड़ाई वही लड़ रहे हैं। आप अपने कम्युनिटी के ही लोग लड़ रहे हैं भाई, अपने देश के लोग लड़ रहे हैं। तो हमारे लिए ये सेकुलर का सर्टिफिकेट किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी के देने से हम सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना ही हमारी लड़ाई पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। हम जो हैं हम वही रहेंगे। शर्जील कैसे देखते हैं इस लड़ाई को? जब आप मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, कैसे मुलाकात हो पाती है आपकी, कितनी बात हो पाती है आपकी, वो भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, 2 प्रोसेस है मुलाकात का। एक तो आप जेल में जाके फिजिकल मुलाकात जिसको कहते हैं वो कर सकते हैं, उसके लिए आपको बुकिंग करनी होती है। उसके बाद दूसरा तरीका है कि वीकली आपको एक वीडियो कॉल होता है, उसके लिए ऑनलाइन आपको आवेदन देना पड़ता है। उसके बाद वो लीगल प्रोसेस के अंतर्गत वो मुलाकात होती है और वीकली उनका थ्राइस वीक कॉल आता है 5 मिनट्स के लिए, जो कि हमने कोर्ट से परमिशन ले रखा है। तो ये सारे तरीक़े हैं जिसके वजह से उनसे कम्युनिकेशन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मुलाकात होती है, हम कह सकते हैं हम बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं उनसे। रीज़न बीइंग कि इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स एंड फैमिली, वाज टॉकिंग अबाउट सम पॉलिटिकल इश्यूज़ कि अच्छा वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मुझे मतलब फेस करना पड़ता है, क्योंकि लाइक हम चाहते हैं कि टॉक अबाउट फैमिली, टॉक अबाउट पीपल अराउंड अस, बट उनके दिमाग में अच्छा ये बताओ बिहार में इलेक्शन में क्या चल रहा है, बंगाल में क्या चल रहा है। मतलब अम्मी इज़ लाइक एट टाइम्स अम्मी बोलती है भाई घर की कोई चीज़ें कर लो, बात कर लो वगैरह। अब जाहिर सी बात है, माँ की शफ़क़त है, वो एक्सपेक्ट करती हैं कि बेटा थोड़ा इन चीज़ों पे बात करें। लेकिन भाई इज़ लाइक टोटली ऑलवेज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स एंड ऑल। उनके साथ क्या हो गया, वहाँ क्या चल रहा है, लीगल में ये क्या हो रहा है, ये कि उन्होंने क्यों स्टेटमेंट दे दिया। अभी रिसेंटली ही वाज टॉकिंग अबाउट वो बिहार इलेक्शन में कंटिन्यूसली कि बिहार में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे। फिर ये सारी चीज़ें चल रही है उनके जहन में।
यही सारी चीज़ें होती रहती है। मोस्टली वो इन्हीं सब चीज़ों पर बात करते हैं। और हाँ, आधे टाइम वो जब कॉल करते हैं तो उनका मोस्ट ऑफ द, इस नंबर को नोट करो, इनकी बात वकील साहब से करा देना, इनको ये मामला है, इनकी मदद कर देना। दूसरा, लिस्ट ऑफ बुक्स वो लिखाएंगे फ़ोन पे कि वो कॉल पे जब भी बात होगी ये पूरी किताबों की लिस्ट लिख लो, ये मुझे भिजवा देना। तो मोस्टली यही बात होती है। और चलिए ठीक है, जो जिस चीज़ में उनको सुकून है वो हम करना है, हमारा फ़र्ज़ है, वो हम कर रहे हैं। उम्मीद उनकी भी बंधी होगी कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से कल बेल मिल जाए, फिर 1 साल का पूरा वक्त जो है उन्हें वहीं पर गुजारना है, उसके बाद फिर एक नई उम्मीद के साथ जाएंगे कोर्ट, दरवाज़ा खटखटाएंगे। और क्योंकि 2 बार हमने देखा कि बेल का प्रोसीजर पूरा हो चुका है लेकिन बेल नहीं मिली है। कैसे, जैसे आपने कहा किताबें पढ़ने का जिक्र है, अगर इमेजिन करें शर्जील इमाम अभी बाहर होते, क्या एक्टिविटीज़ में मुलविस नज़र आते? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। मैंने देखा है सोशल मीडिया पर जब हम स्क्रॉल करते हैं शर्जील इमाम की पर्सनल लाइफ के बारे में, क्या वो एक लीडर होते हैं, क्या वो एक पॉलिटिशियन होते हैं, क्या वो एक समाज सेवी होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं। जब आप बात करते हैं तो उनके फ्यूचर प्लान्स, उनका मुस्तकबिल क्या दिखाई देता है आपको? देखिए, शर्जील हम हमारे जनरेशनल पूरा कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर रहा है वो पॉलिटिकल रहा है। हमारे दादा खुद सरपंच रहे, प्रधान रहे, उसके बाद हमारे वालिद साहब ने 30-35 साल अपनी ज़िंदगी पॉलिटिक्स में दी है। उसके बाद कोइंसिडेंटली हम भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हमने भी पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी बिहार में। भाई साहब का कभी इरादा पॉलिटिक्स में आने का नहीं था, टू बी फ्रैंक। उन्होंने कह सकते हैं IIT के बाद, यूरोप के बाद, जो भी ये सारी चीज़ें JNU वाला था, उनका हिस्ट्री में हमेशा से इंटरेस्ट रहा और वो हिस्ट्री पढ़ना चाहते थे और वो हिस्ट्री रीराइट करना चाहते थे। रीराइट इन द सेंस कि जो चीज़ें हिस्ट्री में गलत हैं उनको सही तरीके से हाईलाइट करके दोबारा लिखने की कोशिश, वो चीज़ें थी। बाकी अपना अपना पर्सपेक्टिव है सबका लिखने का, हो सकता है किसी को आपको अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, दिस इज़ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड वो डिस्कशन का मौजू है। लेकिन वो लिखना चाहते थे। बट ऑल ऑफ अ सडन ये 2019 का जो साल रहा, ये काफ़ी मतलब कह सकते हैं अजीब सा साल रहा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक, ये वो, ये सारी चीज़ें हुई। तो ठीक है, जो भी फ़ैसला आया हमने न्यायालय के फ़ैसले को एक्सेप्ट किया। और कह सकते हैं हिंदुस्तान में ऐसा कुछ भी आप मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं देख सकते कि जो हमने कोई कह सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल काम कर दिया है एज ए कम्युनिटी की। हमने इज़्ज़त की इस चीज़ की। बट इज़्ज़त करने का मतलब ये नहीं कि हम विरोध नहीं कर सकते। हम अपने हक़ के लिए बोल सकते हैं। आपने कोई कानून नाफिज किया, हम उसके एक्सेप्टेंस में एज अ लीगल प्रोसेस हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम गोली नहीं चलाएंगे, हम अटैक नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे। बट एटलीस्ट हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और लीगल फ्रेमवर्क में अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के शर्जील आर्टिकल्स लिख रहे थे, पर्चे बांट रहे थे। फिर उसके बाद ये प्रोटेस्ट वाला जो आइडिया था, चक्का जाम कोई नया कंसेप्ट नहीं है। गांधी जी ने किया, हर 2 महीने पे चक्का जाम होता है। अभी बिहार में था कि रेल रोको आंदोलन, चक्का जाम, फार्मर्स प्रोटेस्ट हो गया। ये भाजपा वाले चक्का जाम को आज नेगेटिव बताते हैं। ये भाजपा वाले खुद आपको जम्मू कश्मीर में चक्का जाम किए, हरियाणा में चक्का जाम किए, पानी रोके हैं, दूध रोके हैं, ये सारा काम भाजपा वाले खुद कर चुके हैं। लेकिन आज बुरा लग रहा है। जॉर्ज फर्नांडिस NDA के थे इनके, आपको रेल रोको पूरा जो सिस्टम था, वो इतने बड़े लीडर थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, आपको उसके बाद उन्होंने भी ये काम किया। तो किसने नहीं किया है? लेकिन अब ठीक है, हमारा चक्का जाम का कंसेप्ट दूसरा है, इनका चक्का जाम का कंसेप्ट दूसरा है। ठीक है, वो टाइम विल टेल। और जो चीज़ें हैं वो सही डिसिसिव तरीके से होगी, इतना पॉजिटिव ही होगा, आई होप। ठीक है, लेट ही सही, बट वी विल गेट जस्टिस, आई नो। ज़ाहिरी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुज़म्मिल, जब हम देखते हैं कि बहुत लंबे वक्त तक कोई परेशान है इंसान, तो वो हिम्मत हारने लगता है, वो घुटने टेकने लगता है कि अब जो हो रहा है छोड़ देते हैं, हम आगे के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। तो कभी आपको लगा उनसे बात करके कि अब लग रहा है कि थोड़ी हिम्मत कम हो गई है, या हम कोई बीच का रास्ता निकालें, या मतलब आपको कभी सपोर्ट बनना पड़ा हो? देखिए, ये जाहिर सी बात है कि किसी के फैमिली का कोई भी, अब जब माइक्रो फैमिली हो, खासकर हमारी फैमिली बहुत छोटी है, माई फादर इज़ नॉट अलाइव, मेरे वालिद हैं नहीं हाथ। तो किसी की फैमिली बहुत छोटी होती है तो मैं, भाई और वालदा, बस 3 ही लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि, और क्लोज़ में कह लीजिए मामू और मेरी मामी हैं, बस ये लोग 4-5 ही लोग हैं मेरे ज़्यादा। तो इन पे ही होता है बातचीत ज़्यादातर। जो छोटी फैमिलीज़ में ये चीज़ें होती हैं कि लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे को मिस करते हैं एट टाइम्स। ये जाहिर बात है कि हमारी वालदा परेशान रहती हैं, या कह सकते हैं जब से शर्जील जेल गए हैं तो उन्होंने शादियात में जाना या इवेंट्स में, फंक्शंस में जाना छोड़ दिया है, ईद मनाना छोड़ दिया है, बकरीद मनाना छोड़ दिया। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो एक जाहिर ये चीज़ें बहुत बेसिक है कि अगर आप हक़ की लड़ाई आप लड़ रहे हैं और चीज़ों को कर रहे हैं आप, तो ये सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ती है। लेकिन रही बात शर्जील की हिम्मत टूटने की और हिम्मत की बात, तो मैं बताना चाहूँगा, मुझे याद है ये हिम्मत, अगर मैं मेरे शर्जील से भी अगर आप पूछिएगा या मुझसे ही पूछिएगा कि आपका आइडियल कौन है, तो लोग कभी किसी का नाम लेंगे, कोई बड़े सोशल लीडर का नाम लेंगे, या किसी बड़े कह सकते हैं आपको थिंकर का नाम लेंगे,
शर्जील से पूछिएगा, शर्जील बोलेगा माय फादर। इट्स नॉट बिकॉज कि लोग बस बोलना है कि मेरे पिताजी हैं, मेरे मेरे वालिद हैं, इस वजह से नहीं। बट जो मेरे वालिद थे ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी 35 साल आवाम को दिए। वो हाल याद है कि लगता है 90 या 92 में बिहार में, याद नहीं मुझे एग्जैक्टली है, 92 में, 90 तो ऑब्वियसली नहीं, 92 ऐसे कुछ में दंगा हुआ था। हम हमारी पैदाइश है उस वक्त की, और आसपास के और भाई साहब 2-3-4 साल के रहे होंगे, 2-3 साल के। दंगा हो रहा है, पटना में कर्फ्यू लगा हुआ है और हमारे वालिद बिहार दौरा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे राइट सिचुएशन है, खासकर जहानाबाद गया जो हमारा क्षेत्र था, मगध जिसको कहते हैं, वहाँ पर वालिद साहब की अक्रॉस कम्युनिटी काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। तो ही वॉज लाइक कि मैनेजिंग एवरीथिंग, हिंदूज़ और मुस्लिम के बीच जाके नहीं ये करना वो करना। और वो लगभग 1.5 महीने जब तक कर्फ्यू रहा वो उसी क्षेत्र में घूमते रहे अमंग्स हिंदूज़ और मुस्लिम्स। क्यों? क्योंकि ताकि कोई हमारे क्षेत्र में वो कभी धार्मिक उन्माद ना पैदा हो, लोगों के बीच वो सेंटिमेंट डेवलप ना हो कि कुछ दंगा हो जाए, ख़राब हो जाए। तो सोचिए, एक हम उस माँ के बेटे हैं जो उस कर्फ्यू में हम दोनों को कंधे पे टांग करके पूरे पटने में सब्जी शॉपिंग सारी चीज़ें करके घर ला के हमें रखना, हमारी परवरिश करना, वो सारा उस माँ ने अकेले करा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक लगती है। अब क्या ही, अब ज़िंदगी में क्या देखना बचा है? डर किस बात का? खुले मैदान में हमें दौड़ा दिया गया, मुंह में पिस्टल डाल दिया गया, दिन भर नंगा करके बैठा दिया गया, हिंदुस्तान की सारी जेलों में भाई को घुमा दिया गया। तो अब हमारे पास खोने को क्या बचा? बस एक ही चीज़ है, मौत। मौत के सिवा कोई दूसरी चीज़ हमारे पास नहीं है कि अब हम उससे डरे। और उस पर तो बड़ा पक्का अकीदा है, मौत बरहक है, जिस दिन मरना उस दिन मरेंगे। किसी दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि हमें मार सके। कल मरना होगा, अब कल हो सकता है मैं यहाँ से निकलूँ, कोई मार दे मुझे, अब बोले मैंने मार दिया। वो मौत नहीं है, वो लिखी हुई थी तभी मैं मरा हूँ। तो इसलिए मेरा अकीदा ईमान बहुत पक्का है कि जिस दिन मौत आनी उस दिन आनी है, उसके सिवा आप किसी से डरवर नहीं है। अब जाहिर बात है, क्या ही देखना है। एक नॉर्मल फैमिली कभी एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसका फैमिली, कोई परिवार का इंसान 6 साल जेल में, वो एक्सपेक्ट कर सकता है उसको नंगा करके सुबह से शाम तक ज़मीन पर बैठाया जाए, उसको गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ दी जाए पुलिस वालों द्वारा? कोई क्या कभी एक्सपेक्ट कर सकता है इस बात को कि उसको नंगा करके उसके मुंह में पिस्टल डाल के आँख पे पट्टी बांध करके उसको बोला जाए तेरे को मार दूँ? उसके सामने उसका वीडियो बनाया जा रहा है, उसको नंगा करे, एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो जाहिर बात है, इन सारी चीज़ों को झेलने के बाद अब बहुत चीज़ें नॉर्मलाइज लगती हैं। मतलब अभी वो मैंने एक फिल्म देखी थी बचपन में, न्यूयॉर्क, नील नितिन मुकेश की फिल्म थी। वो देखता मतलब कभी ऐसा हो भी सकता है क्या? पागल है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि हम हिंदुस्तान के नागरिक थे और हम हिंदुस्तान के अपने सिस्टम पे और निज़ाम पे इतना अकीदा करते थे कि ये सारी चीज़ें हो नहीं सकती। बट अब लगता है कि फिल्म ऐसे नहीं बनती, कुछ तो था सी। और वो तो अब खुद पे ही बीता, तो आई कैन से दैट कि हाँ ये चीज़ें होती है। और ये तब भी अकीदा हमारा नहीं डोला। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी के वालिद का नहीं है, किसी इंडिविजुअल के वालिद ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया। ये हमारे देश का किताब है, आपका, हमारा, इनका, जितने लोग हैं इस स्टूडियो में, इस हिंदुस्तान के हर एक कोने का एक आखिरी पैदान पर रहने वाले इंसान की भी वो किताब है, वो कॉन्स्टिट्यूशन। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब है जिसमें हर 2 साल 3 साल पे कोई ना कोई बदलाव होती रहती है, अमेंडमेंट्स। और ये हमारा फ़र्ज़ है कि जो गलतियाँ हैं उसमें हमारी लड़ाई उसको अमेंड कराने की है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ नहीं है, बट हम अपने अवाम के, अपने कम्युनिटी के, अपने हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान की जो भी चीज़ें हैं उसको सुधारने के लिए जो भी अमेंडमेंट्स की बात होगी, उस लड़ाई को हम लड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंड करने की जो बातें हैं, इसे लेकर बड़े इल्जाम लगा दिए जाते हैं। शर्जील इमाम का क्लिप का छोटा छोटा हम देखते हैं कि हिस्से को वायरल कर दिया जाता है और कहा जाता है कि शर्जील इमाम देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अमेंडमेंट से क्या मतलब था उनका, क्या चाहते थे वो कि बदलाव हो सोसाइटी के अंदर, वो जरा समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बना कब है? हिंदुस्तान का आईन कहते हैं इसको, कब बना है? आज़ादी के बाद, जब हमें हिंदुस्तान एक स्वरूप लिया हिंदुस्तान के तौर पे, तभी बना ना, जिसको हम 26 जनवरी के तौर पे मनाते हैं। कितने अमेंडमेंट्स में आपको अंदाज़ा है? मुझे जहाँ तक याद है 70-75 ऐसे ही कुछ अप्रॉक्स है, हो सकता है फिगर में कुछ फॉल्ट हो, लेकिन 70-75 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। किसने किया? क्या ऊपर से नौजुबिल्ला कोई खुदा उतरे थे उसको बदलने के लिए? कि यही जो हमारे चुने हुए 543 सांसद हैं उन्होंने ही करा ना, जिसमें प्रधानमंत्री भी होंगे, होम मिनिस्टर भी होंगे और बाकी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो भी होंगे, और वो राज्यसभा और 543 प्लस राज्यसभा के भी सांसद लगभग 249-50 ऐसे कुछ है, वो जोड़ के आप जोड़ लीजिए। इन्होंने अमेंडमेंट किया है। उनको चूज़ किसने किया? मैंने वोट करा, आपने वोट करा। तो हमारे ग्रीवांसेस वो ना रख रहे हैं वहाँ पर। तो अगर एक सांसद किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का जा करके वहाँ पे उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहा है और उसके लिए वोट कर रहा है, इट मीन्स कि वहाँ की 15 लाख नशा नहीं है। यहाँ पे कोई राज्य धर्म नहीं चल रहा है यहाँ पे कि कह सकते हैं कि कोई किंगशिप नहीं है हिंदुस्तान में। यहाँ पर हम वोट करते हैं। हम आज वोट नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री नहीं रहेगा।
होम मिनिस्टर नहीं रहेगा। हमारा अधिकार है, हम वोट करेंगे और हम टैक्स देते हैं, तब आप ये बंगलों में रह पा रहे हैं, ये एसी गाड़ियों में आप चल पा रहे हैं, ये विदेश यात्रा कर पा रहे हैं। मैं भी टैक्स भरता हूँ। तो अगर मुझे कुछ कमी लगती है कि सरकार के इन फैसलों में कुछ कमियां हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में रहते हुए अगर ये अमेंडमेंट जो कर रहे हैं, हर साल अमेंडमेंट होता है कि नहीं, आप सुनते होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है, ये चीज़ें बदली गई, ये नया कानून लाया गया, ये धारा हटाया गया। वक्फ बिल अमेंडमेंट क्या था? वक्फ बिल की बात कर रहे हैं, अमेंडमेंट था ना। तो अमेंडमेंट क्यों किया भाई? वो तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन बदलना नहीं, शर्जील ने कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात कभी नहीं की। उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन में जो खामियां हैं हम उनकी बात करते हैं और उनको सुधारने की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात भाजपा करती है, जो कि इस पूरे हिंदुस्तान का निज़ाम ही बदलना चाहती है। उनकी तरह हमारा सोच नहीं है। जो कमियां हैं उसको हम उजागर करेंगे और जाहिर बात आवाम के बीच रखेंगे। हम अकेले प्रधानमंत्री हो रहे हैं क्या? हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी भी अकेले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल सकते, उनको भी पूरा जनमत लेना होगा अपने दोनों सभाओं से। उसके बाद तो जाहिर बात है जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रह के, लीगल फ्रेमवर्क में रह के जो भी अमेंडमेंट्स की बात है, जो कि हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारे लोगों के लिए बेहतर हो। और जाहिर बात है कि एज अ माइनॉरिटी इन दिस कंट्री हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम सुधार चाहते हैं, वो हम डिज़र्व करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से हम वो सारी चीज़ें मिलती है, तो हम उस पर बात करेंगे और उससे कोई दो राय नहीं और कभी बदलने वाली भी नहीं। क्योंकि ये कहा गया कि शर्जील इमाम जो है, बिहार चुनाव का आप जिक्र कर रहे हैं कि इस बार पॉलिटिक्स में कदम रखने के बारे में सोच रहे हैं, गौर ख्वास किया जा रहा है, और आपने बताया भी कि कैसे वो वक्फ रहते हैं हमेशा आवाम की खिदमत के लिए, जेल में भी हैं, फिर भी कई मसले मसाइल पर जो है नजरसानी करते रहते हैं। तो वो एक्सपीरियंस क्या आप शेयर करना चाहेंगे कि क्या हुआ कि वो जाना चाहते थे? ज़ाहिरी तौर पर पर्सनल बातें हैं, आप जितना चाहें उतना शेयर कर सकते हैं कि क्या उनका रिश्ता आवाम के साथ किस तरीके का है, क्यों वो पॉलिटिकल पाथ पर ही चलकर जो है ये बदलाव, ये चेंजेस की बातें करते नजर आते हैं, और अब भी जब वो 6 साल की कैद में है वो उसी पर अड़िग हैं। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि शर्जील इमाम पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने या कदम रखना चाहते थे। देखिए वो तो उनके खून में, 2-3 नस्लों से हमारे खून में ये राजनीति बहती है, तो हमारे लिए पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना या उसमें कदम रखना कोई नई बात नहीं है। अगर हम बाहर से भी है, घर पे ही बैठे, तब भी जहन में हमारे पॉलिटिक्स की चीज़ें समझ में आती हैं, समझते हैं हम। वो नज़रिया और वो एक सोशो पॉलिटिकल विजन है, वो हमारे दिमाग में चलता है। और रही बात आवाम के बीच जाना, और जाहिर बात है अगर हमें देशद्रोही वाला काम करना होता या ये चीज़ें करना होता तो कभी हम इस राजनीति का हिस्सा बन के नहीं करने, मतलब चीज़ों को बदलने की बात कर रहे होते। जाहिर बात है कि अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे? ताकि हम विधानसभा पहुँचे, लोकसभा पहुँचे और वहाँ अपनी बातों को रखें, और वहाँ जो भी बात होती है, जो भी कानून बनते हैं, उसमें हम अपना पक्ष रख पाए। ये हमारा मकसद है। जाहिर बात है कि अगर विधानसभा हो या लोकसभा हो, कोई भी कानून बन रहा है, मान लीजिए बिहार में कानून बन जाए किसी चीज़ को लेकर के, और उसमें हमारा पक्ष हम ना रख पाए। अब हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हमारे बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी से खासकर, वो उनको तो सीरियसली समझ में नहीं आता कुछ। अब उनसे क्या है हम एक्सपेक्ट करें? वो सिर्फ अपने पार्टी लाइन की बात करते हैं, वो डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे। मुसलमानों की आज हालत देख लीजिए आप, कमीशन की रिपोर्ट जाके पढ़ लीजिए, उसमें क्या बोला है? दलितों से बदतर है। कोई इसके बारे में बात करता है? सबको ये है कि कैसे फॉर्च्यूनर आ जाए, कैसे स्कॉर्पियो आ जाए, 2 बॉडीगार्ड हो जाए, बीवी के जेवर बन जाए, बच्चों का मेडिकल में एडमिशन हो जाए। इससे ज़्यादा बात कहाँ कुछ कर रहे हैं आप कोई पूरे CNRC प्रोटेस्ट हुआ, किसका था? मुसलमान, हिंदू, सब था। क्या आपको इसमें नहीं लगता बंजारा कम्युनिटी का नुकसान था? असम में जब NRC हुआ, कितने लाख हिंदूज बाहर हुए? 2 लाख से ऊपर हिंदूज का नाम कटा है। तो हम CNRC प्रोटेस्ट की अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी वो। हम एक स्टूडेंट हैं जो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, हम एक स्कॉलर के तौर पे अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, हम एक हिंदुस्तानी के तौर पे अपनी लड़ाई लड़ रहे थे कि नहीं भाई, आप हमारे लोगों को इस देश से नहीं निकाल सकते। और आप कौन होते हैं तय करने वाले? आप पहले अपना कागज दिखाइए ना। आपका क्लैरिफिकेशन है कि आप कहाँ से आए हैं, कब आप हिंदुस्तान में आए हैं, किस देश से आप हिंदुस्तान में आए हैं। हम तो 500 साल का अपना पूरा शिजरा दिखा देंगे आपको, आप भी दिखाइए। आपसे सवाल कौन पूछेगा कि आपके पास कितने कागजात हैं? जो मेरी औकात इस हिंदुस्तान में है, वही औकात अमित शाह जी की भी है। मैं भी यहाँ का नागरिक हूँ, वो भी यहाँ के नागरिक हैं। ये बात को आपको समझना होगा। फ़र्क इतना है कि हमने उनको चुन के वहाँ बैठाया और मैं यहाँ बैठा हूँ। आपने बहुत बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला है मुजम्मिल। एक छोटा सा रिएक्शन, एक छोटा सा कहा जाए कि एक्सपीरियंस मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करें। शर्जील अंदर हैं, आप बाहर हैं, आप उनकी आवाज़ कहा जाए कि उसको पेश करें मीडिया के सामने।
आपके ऊपर, आपकी ज़िंदगी पर, आपकी अम्मी की ज़िंदगी पर खुसूसी तौर पर क्या असर पड़ता है? और जो देखने वाले लोग हैं, शर्जील अगर उन तक कोई मैसेज पहुंचाते आज के वक्त में, अगर उनका मैसेज आवाम के नाम होता तो वो क्या होता? मैं चाहूँगी कि आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि वो आवाज़ पहुंचनी चाहिए जो शायद 6 साल से खामोश है। देखिए, मैसेज तो यही है कि हम जेल में हैं तो क्या जेल में ही जानना ज़रूरी है। हम जेल में सिर्फ इसलिए नहीं हैं कि हम एक मुसलमान हैं, सिर्फ ये एक रीज़न है कि हम एक मुसलमान हैं इसलिए हम जेल में हैं। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम अपने हक़ की बात को बड़े बुलंद आवाज़ से कहते हैं, इसलिए हम जेल में हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है। और ये बुलंद आवाज़ सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुस्तान के अवाम के लिए है, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। ये बुलंद आवाज़ उन सब गरीब और दबे कुचले लोगों के लिए है जिनकी आवाज़ को उठाने को तैयार नहीं है। आप सोचिए कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जाके देखिए, बंगाल हो, आपको असम हो, बिहार हो, वहाँ पर जो गरीब लोग रह रहे हैं, जिनके पास तालीम की कमी है, वो हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। आप हर हफ्ते उनको बांग्लादेशी बोल देते हैं कि वो बांग्लादेशी है, वो घुसपैठिया है। क्या कभी आपने सही में ज़मीन पे जाके गहन जांच करके उनको देखने के समझने की कोशिश की है कि वो किस परिस्थिति में अपनी जीवन काट रहे हैं? उनके पास आज के खाने के पैसे हैं तो कल के खाने की, उनको कह सकते हैं रात भर सोचना पड़ता है कि कल हम कैसे अपने खाने के पैसे को जुटाएं और अपने घर में चूल्हा जला पाएँ। तो इन तरह के लोगों से आप एक्सपेक्ट करते हैं कागज़ क्या भाई, तो मार्कशीट दीजिए 10th का, बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए। हमारे कस्बों में जाके आप घूम लीजिए बिहार के, आपको हिंदू मुसलमान दोनों, दलित कम्युनिटी के लोग हों, चाहे हिंदू में गरीब लोग हों, हिंदू तबके में गरीब तबके के लोग हों, उनके पास आपको नहीं मिलेगा। तालीम नहीं उनके पास, तो उनके पास जाहिर बात है कि उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, डिग्री नहीं है। बहुत मिलेगा तो एक चीज़ मिलेगा, पता है क्या? आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड। क्यों आधार कार्ड? इसलिए कि जो ये पेंशन वाला स्कीम, राशन वाला स्कीम जो है, आधार कार्ड से अंगूठा लगाना पड़ता है। ये विधवा पेंशन आधार कार्ड से, और उसके लिए पहचान पत्र चाहिए। किसी भी आदमी के पास तीसरा डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा सिवाय आधार और आपको वोटर ID के बाद, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया है गवर्नमेंट सर्विसेज का, स्कीम्स का फ़ायदा लेने के लिए। अब आपको गैस चाहिए तो आधार दीजिए, अब आपको पेंशन चाहिए तो आधार दीजिए, अब आपको राशन चाहिए तो आधार दीजिए, अब आपको विधवा पेंशन चाहिए तो आधार दीजिए, आपको वृद्धा पेंशन चाहिए तो आधार दीजिए, आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आधार, हर चीज़ में तो आधार है। और फिर आधार को आप बोलते हैं कि हमारे देश का नागरिक आधार ही दिखाता है। ये घुसपैठिया लोग आके आधार बना लेते हैं। तो अगर घुसपैठिया आधार बना रहे हैं तो आप घुसपैठिया को राशन भी खिला रहे हैं, आप घुसपैठिया को वृद्धा पेंशन भी दे रहे हैं, विधवा पेंशन भी दे रहे हैं। तो ये तो आपको डिसाइड करना है, सरकार आपके हाथ में, जिन पर काम किया जाता। बेशक 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 बेशक। अब यहाँ पे वोटिंग का इतना मसला बताते हैं और SIR करा रहे हैं। भाई एक आदमी 2 वोट बना रखा है ना, ये आधार से लिंक कर दीजिए आप सारे वोटर ID को। हिंदुस्तान में सारी जगह आप थंब प्रिंटिंग लगा दीजिए कि आप थंब इंप्रेशन दीजिए। एक आदमी का 2 अंगूठा थोड़ी हो सकता है, एक आदमी एक ही अंगूठे से वोट करेगा ना। आप लगा दीजिए पूरे हिंदुस्तान में आधार से लिंक करके सारे जगह वोटिंग, VVPAT को उठा के सिर्फ अंगूठा वहाँ पे लगा दीजिए, अंगूठा लगाइए, अंदर जाइए, वोट दे के आ जाइए। तो फिर दूसरा तो फिर डुप्लीकेट वोटिंग होगी नहीं कि राम कुमार यहाँ भी वोट दे रहे, राम कुमार UP में भी वोट दे रहे, बिहार में भी वोट दे रहे। मुजम्मिल सिर्फ बिहार में वोट करेगा तो जहानाबाद में ही वोट कर सकता है, पटना भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार थंब इंप्रेशन मार्क हो गया, दैट इज रिकॉर्डेड। नहीं तो हम SIR करेंगे। SIR में क्या फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं बना के दिए जा सकते? आप जाके देख लीजिए UP बिहार के कितने लोगों का नाम काट दिया और कितने लोग तो भी यहाँ हिंदुस्तान में है भी नहीं, उनका डॉक्यूमेंट चला गया। तो आप कौन सा वेरिफिकेशन, कौन सी गहन जांच करके आप काम कर रहे हैं? ये लूपहोल्स है। ये सिर्फ भाजपा पे अटैक नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी पे अटैक नहीं, इस पूरे सिस्टम पे अटैक है कि जिसके अंतर्गत ये चीज़ें हो रही है और हम उसको बदलने की बात करते हैं। इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी की सरकार रहे, इट डजेंट मैटर, हमें फ़र्क नहीं पड़ता किसकी सरकार है। हम इस सिस्टम और आवाम के हक के लिए जो बात होगी वो हम बात करेंगे। मुजम्मिल, बेहद शुक्रिया आपका। आपने बहुत साफ लफ्ज़ों में, बहुत सरलता से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया है, खुले दिल से हमसे बात की है। शर्जील इमाम क्या सोचते हैं जब वो नहीं है, उनके एब्सेंस में आप क्या सोचते हैं, आवाम से आपका क्या रिश्ता है, आपके घर वालों पर क्या बीती है। और हम यही दुआ कर सकते हैं कि जो उम्मीदें आपकी वाबस्ता हैं इस वक्त इंडियन जुडिशरी से, अदालतों से, अदलिया से, वो रंग लाए और राहत हो। बेहद शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने हमसे ख़ास बातचीत की। तो हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम, ये सेगमेंट आपको शर्जील इमाम को बेहतर समझने में मदद करेगा। आदाब।